नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से जो भर्ती आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि समूह 4 यानी कि समूह घ के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आपका स्टेनो सहायक ग्रेड 3, स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों के लिए सीधी भर्ती, बैकलॉग भी भर्ती है। ठीक है, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या योग्यता रखी गई है, फीस क्या रखा गया है, अंतिम तिथि क्या है, सिलेबस क्या रखा गया है। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सब कुछ यहाँ पे क्रमवाइज चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। दोस्तों ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 228 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी योग्यता रखी, उसी को यहाँ पे विस्तृत एकदम डिटेल में बताया गया है, इसलिए नोटिफिकेशन लंबा हो गया है। तो आपको ऊपर के और नीचे में जाके सारे नोटिफिकेशन आप देख लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप आश्वस्त हो लीजिए कि आपके हिसाब से एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतिम तिथि क्या है और फॉर्म भरने की तिथि क्या है। ठीक है, तो जो फॉर्म आपका भरा जा रहा है वो 6 तारीख से भरा जा रहा है। ठीक है, और अंतिम तिथि 20 मार्च है। ठीक है, तो 20 मार्च का आपको इंतजार नहीं करना। अगर आपके पास योग्यता है तो फटाफट से फॉर्म अप्लाई करके आप तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जुलाई में इसका पेपर भी होना है। इन्होंने पेपर का भी डेट दे दिया है, 2 जुलाई को आपका जो है पेपर भी होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, फटाफट फॉर्म भर के। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अंतिम तिथि आपने देख लिया कि 20 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे और उसमें संशोधन कर पाएंगे फॉर्म में। अगर आपने कहीं कोई त्रुटि कर दी है तो फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे 25 तक। ठीक है, परीक्षा शुल्क अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 500 रुपया रखा गया है अनारक्षित के लिए। ठीक है, अनारक्षित के लिए 500 रखा गया है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए रखा गया है 250 रुपये। लेकिन ये आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जर्नल में अप्लाई करना होगा और आपको 500 रुपये का फीस भुगतान करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप परीक्षा का दिनांक भी दे दिया गया है। ठीक है, रविवार का होगा, 2 जुलाई को यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पाली और दूसरी पाली में होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइमिंग भी सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाला पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किए जाएंगे, बाकी किसी मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आधार नंबर भी मांगा जाएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, आधार नंबर से ही आप जैसे दोबारा फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही आधार होता है। ठीक है, तो अगर आपका फॉर्म किसी कारण से गलत हो गया है और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले फॉर्म को आपको जो है वहाँ पे कैंसिल करना होगा। ठीक है, वो कैंसिल का ऑप्शन पूछेगा। अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो खुद ही बता देगा कि आपने इस नंबर से पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्या आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप दोबारा अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपको जो है इस वैकेंसी के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। उसमें आप अलग अलग पदों के लिए वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, वरीयता अलग अलग पदों के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितने सारे पोस्ट आए हैं सबके लिए हम अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म वैसे तो ऑनलाइन क्योंकि है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर ज़रूरी होगा, तो क्योंकि उसी के द्वारा आपका सत्यापन भी लिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे बायोमेट्रिक से। ठीक है, तभी आपके प्रवेश की अनुमति होगी। बाकी वही जो परीक्षा के निर्देश होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या आपको ले जाना है। ठीक है, केवल आप को काला बाल पॉइंट पेन ले जाना है केंद्र पे, एडमिट कार्ड और ये आपकी आईडी प्रूफ वगैरह ही ले जाना। बाकी कोई भी ऐसी सामग्री नहीं ले जाएंगे जो परीक्षा में वर्जित होती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि समूह घ के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे पदों के लिए, टीचर वगैरह के लिए भी भर्ती है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए किस पेज नंबर पे कौन सा है। 228 नंबर का पेज है। ठीक है, तो 228 पेज है, तो आप 228 पेज पढ़ते रहेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे, 225 पे। ठीक है, अध्याय 4 है, 225 नंबर पे आपका पाठ्यक्रम मिल जाएगा। अलग अलग पदों के लिए क्या पाठ्यक्रम रखा गया है सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो है आपका अध्याय 1 में आपका वैकेंसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, और अध्याय 2 के बारे में किस डिपार्टमेंट में किस वर्ग में कितनी वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज वो दिया गया है। ठीक है, बाकी अध्याय 3 में नियमावली दिया गया है, नियमावली देख सकते हैं। बाकी प्रारूप 1, 2, 3 यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आदिम जाति जनजाति इन सब के लिए बैगा, सहारिया,
इन सब के लिए डिटेल में दिया गया है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से पेज की जानकारी कहाँ पे मिलेगी, किस चीज़ की जानकारी कौन से पेज पे मिलेगी। ठीक है, तो आपको पूरा पेज नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप फॉर्म भरते समय अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम ये सब सही रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में अगर आप गलती कर देंगे, संशोधन करेंगे तो ऐसा नहीं कि संशोधन फ्री में हो जाएगा, संशोधन के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से एक बारी बता दूं कि जो अदर स्टेट से हैं वो जनरल में अप्लाई करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तालिका दिया गया है, तालिका कह रहे कि पद का संवर्ग पदनाम। ठीक है, समूह 4 के अंतर्गत स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी बैकलॉग भर्ती हेतु यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य अभिरुचि, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। 100 अंक के रहेंगे, 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, पात्रता देख लेते हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पात्रता इन्होंने बताई है। सबसे ज़रूरी तो पात्रता है आपकी। ठीक है, अगर आप योग्य हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपके पास 10+2 होना चाहिए। दूसरे यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें और स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपके पास 1 साल का कंप्यूटर होना चाहिए। यहाँ पे ए नंबर कॉलम देखिए, ए नंबर कॉलम में दिया गया है कि निम्नांकित में से किसी एक संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी के पास किसी से भी आपके पास हो, चाहे आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो कंप्यूटर का। ठीक है, चाहे आपका मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आपका ड्वेक से हो, नाइलेट से हो आपका 1 साल का डिप्लोमा, चाहे आपके पास पॉलिटिकल कॉलेज से, पॉलिटेक्निक कॉलेज से हो। ठीक है, चाहे आपके पास ITI से हो। ठीक है, NCVT, कोपा, इन सब से कहीं से भी ये इतने जितने ऑप्शन दिए गए हैं इतने वो मान्य करेंगे। इसमें से आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी B और C ये देख लीजिए, कोपा और CPCT ये सब आपके पास हो हैं तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गा में कह रहे हैं कि हिंदी शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त A एवं B के साथ मान्यता प्राप्त संस्था, परिषद, विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए उपयुक्त A एवं B के साथ मान्यता प्राप्त परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए 100 की स्पीड से, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें कंपलसरी हैं आपके पास। A और B तो सब में है। ठीक है, A और B देख लीजिए, A और B यही कह रहे हैं। A तो आपने देख लिया कंप्यूटर है। B कह रहा है कि मध्य प्रदेश शासन से CPGC यानी हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट एवं अथवा विभाग की मांग अनुसार टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट जो भी उत्तीर्ण हो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, A और B कंपलसरी है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकती हैं। ठीक है, तो ये रही आपके योग्यता की बात। और आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा दोस्तों आपका 18 से 40 साल रखा गया, जो कि आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी 40 साल के बाद भी अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो भाई आपकी मर्जी है, वो स्टेट वाले को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। हमें नहीं लगता कि 40 साल के बाद भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी मर्जी। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, 40 साल बहुत होता है। ठीक है, अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो 5 साल का छूट मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है स्टेट से होना चाहिए। ठीक है, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश में के रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। ठीक है, सामान्य विभाग के शासनादेश अनुसार मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी आवेदक को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें जो कि MP वालों को लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनको है स्पष्टीकरण और ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देख लेते हैं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति से भरे जाएंगे, ये मैंने पहले बता दिया, और किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
और मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की सूची जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी क्या पे लेवल रखा गया है। ठीक है, सफल अभ्यर्थियों की सूची ये सब दिया गया है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप देख सकते हैं, हर पेज का एकदम इन्होंने विस्तृत डिटेल में दिया है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आरक्षण का लाभ ये सब कुछ इन्होंने दिया है। 37 आरक्षण कितने प्रतिशत क्या रखा गया है। ठीक है, संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो वहाँ पे संविदा वाले हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि संविदा कर्मियों के लिए क्या नियम किए गए। प्रत्येक विभाग में भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने यानी ज्वाइनिंग उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संविदा सेवक पात्र होंगे। सीधी भर्ती का रिक्त पद यानी कि जो पहले से यहाँ पे काम कर रहे हों या उनके लिए भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो संविदा यानी कि जो पहले से संविदा पे लगे हैं उनको भी आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बट एक ही बार मिलेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो संविदा की भर्ती है, तो आप लोगों को जो आपका बैकलॉग भर्ती है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें कर सकते हैं। आवेदन शुल्क हमने बता ही दिया, 500 रुपया 250 रुपया रखा गया। यात्रा भत्ता तक कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा परीक्षा केंद्रों पे और परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय एकदम सावधानीपूर्वक भरिएगा, गलत भरेंगे तो उसका भुगतान आपको फिर से करना पड़ेगा, आप ही उसको भुगतेंगे। आवेदन रद्द किया जा सकता है यदि आप आवेदन शुल्क नहीं जमा कराएंगे तो। ठीक है, आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी किस कंडीशन में आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, रद्द करने के लिए आधारित ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अध्याय 2 में देखिए सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाली गई है, कितनी पदों के लिए वैकेंसी है। तो अगर हम कुल पदों को देखें तो 3047 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें सीधी भर्ती के लिए 2206, बैकलॉग भर्ती जो पुरानी है 519, संविदा कर्मी 219 और संविदा भर्ती बैकलॉग जो है 103। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर सबकी बात करें तो 3047 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें देखिए यहाँ पे निज सहायक यानी जो पीए की है, पीए की टोटल एक ही पोस्ट है। ठीक है, बाकी शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी और स्टेनोटाइपिस्ट और आशुलिपिक। ठीक है, ये अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग जो है अलग अलग पे लेवल भी इनका रखा गया है। ठीक है, वहीं पे का जो है पे लेवल 35,000 के आसपास है। ठीक है, तो आगे नीचे सबका दिया गया है किसको क्या पे लेवल है। ठीक है, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर सब ग्राफर सबका अलग अलग है। और यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए सहायक ग्रेड, तो सबकी वैकेंसी अलग अलग है। आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए इन सब पदों के लिए भी है, लेखपाल, बागवानी निर्देशक, राजस्व निरीक्षक, सहायक शिक्षक, इन सब के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपको शॉर्टहैंड नहीं आती तो इन सब पदों के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बस आप देख लीजिए कि आपके पास वो योग्यता है कि नहीं है। अगर योग्यता है, क्योंकि अलग जहाँ पे वैकेंसी है वहीं पे योग्यता भी इसका लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कौन सा आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपको इससे फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा या जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाए, तो आप देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है, आपके कलेक्टर ऑफिस में जाना है या मध्य प्रदेश शासन में जाना है। ठीक है, डीओपीटी के आसपास जहाँ भी आपको जाना है, जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगे उसको आप पहले वरीयता दे सकते हैं, और जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उसको भी पहले वरीयता दे सकते हैं। बट यहाँ पे जिस पोस्ट की पे लेवल अच्छा है उसको पहले वरीयता दीजिएगा। ठीक है, और जिसकी आप योग्यता रखते हैं हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए, देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने जो है मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट है सबका यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के कितने हैं, सहायक ग्रेड के कितने हैं। ठीक है, तो सबका यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इसके बाद भी और आगे डिटेल में यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक एक चीज़ विभागवार रिक्तियों के दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पद कोड वहाँ पे मिलाएंगे तो पद कोड मिल जाएगा सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, टोटल 37 पद हैं। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देखें तो देखिए इनका जो पे लेवल रखा गया 19,500 से 62,000 है। ठीक है, इनके बीच में है। ठीक है, तो 19,500 आपका बेसिक होगा, बाकी जो आपका भत्ता वगैरह मिलता है वो सब मिलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी इनकी योग्यता भी नीचे दी गई है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनोटाइपिस्ट की आपके हो गए 19,500। आगे हम बताते हैं शीघ्र लेखक की देखिए 28,700 है, तो शीघ्र लेखक को आप पहले वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्टेनोटाइपिस्ट को दे सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए स्टेनोटाइपिस्ट की वही, तो पे लेवल के हिसाब से आप वरीयता दे सकते हैं और वैकेंसी के हिसाब से भी आप वरीयता दे सकते हैं। अगर आपका मेरिट अच्छा होगा तो आपको जो पहले आपने वरीयता दिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड थर्ड की भी 19,500 से स्टार्टिंग है, 62,000 है। 2,800 यानी कि शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड का 28,000 है। और एक पोस्ट पीए के लिए भी है, यहाँ पे देखिए 28,700 जो है ये आपका शीघ्र लेखक हो गया। और ये यहाँ पे लेवल 6 भी था, लेवल 4 हो गया, लेवल 6 भी है। यहाँ पे देखिए 25,300, ये कौन सा है, ये तो है एनिमल केयर टेकर, ठीक है। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पे लेवल रखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेवल 7 रखा गया है हिंदी शीघ्र लेखक, हिंदी शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पे देखिए पे लेवल 7 रखा गया, जो कि 28,700 से 91,300 रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी वरीयता दे सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपको कौन से वरीयता देना है, पहले उस हिसाब से आप फॉर्म भरते समय पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना चॉइस निर्धारित कर लीजिए कि कौन से पोस्ट हमें पहले रखना है, कौन से बाद में रखना है, कौन से डिपार्टमेंट हमें पहले रखना है, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, फटाफट से फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी में लग जाना है। क्योंकि यहाँ पे जुलाई में एग्ज़ाम भी होने वाला है, डेट भी इन्होंने निर्धारित कर दिया है, ठीक है। तो ये भी दिया गया पूरा। अब हम चलते हैं सीधा अध्याय 3 पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट की वैकेंसी बताई गई है कि कौन सी वैकेंसी महिला पुरुष कौन से वर्ग में कितनी है, सब कुछ दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पेज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और यहाँ पे सबका पे लेवल दिया गया है, अब आप समझ गए होंगे। और हम पहुँचते हैं सीधा 200 पेज पे, 225 पेज पे अभी वही चल रहा है। देखिए यहाँ पे अभी वही चल रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड धैर्य रखिएगा। वैसे इतना बनाने की इनको ज़्यादा ज़रूरत क्या थी, अपने पास रखते, जब कोई मांगता तो देते। बस इन्होंने बता दिया कि हाँ इतने पदों के लिए इतनी है, अलग अलग आरक्षण दिए गए, एक एक डिपार्टमेंट का इन्होंने दे दिया है। तो इसको देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया है, अध्याय 3 आने वाला है। देखिए यहाँ पे, और एक भी बात और बता दूं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी है, ठीक है। अगर कई शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। यहाँ पे अध्याय 3 देखिए, ये दिया गया जानकारी आपके लिए। अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हताओं का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें, ठीक है। और आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि के को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। आप अपेयरिंग में हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आराम से विधिवत पढ़िएगा। परीक्षा हाल में ले जाने वाली सामग्री यहाँ पे बता दिया गया, क्या क्या आपको ले जाना है। वैसे आपके एडमिट कार्ड पर भी ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने और बताया था कि आपको एक से ज़्यादा आवेदन नहीं भरना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे त्रुटिपूर्ण प्रश्न या उसका निरस्तीकरण बदलने का अंक क्या पे रहेगा, प्रश्न की गलत संरचना उत्तर दिए जाने में कोई भी दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए निरस्त किए जा सकते हैं, अगर आप उसमें वाइटनर वगैरह ये सब प्रयोग करेंगे तो आपका गलत ही माना जाएगा, ठीक है। यदि किसी 100 प्रश्नों में प्रश्न पत्र 2, अगर कोई प्रश्न आयोग की तरफ से गलत होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की सुविधा दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न पत्रों के संबंध में अभ्यावेदन दिया गया है, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे तो परीक्षा से डिबार कर दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम घोषित और ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जो कि आपके ऑनलाइन आवेदन के साथ है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सभी आपको अटैच करना होगा। और फॉर्म भरने की विधि भी यहाँ पे बताया गया है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे भरना है, सब कुछ एक एक चीज़ इन्होंने बताया, कब जाके पेमेंट करना, कब जाके सबमिट करना है, ठीक है। अनपेड पेमेंट, अनपेड फॉर्म को अप्लाई सबमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक से अधिक ऑनलाइन 3.5 वाला नंबर देखिए, एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका गलती से भरा गया है या कुछ और गलत हो गया, आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो पहले वाले को आपको निरस्त करना होगा, तभी दूसरा कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी को हार्ड कॉपी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जाएगी,
ये पूरा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण क्या कैसे सब कुछ डिटेल में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए यहाँ पे देखिए फिर से एक बार डेट दे दिया गया है, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपके दिए गए हैं, कहाँ-कहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर 17 सेंटर इन्होंने बनाए हैं, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए फॉर्म भरा हुआ आपका ऐसा आएगा, ठीक है। इस टाइप के आपके जो है भुगतान करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण सब कुछ डिटेल में दिया गया है। अब आप इतना समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।